अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन। आज की इस डिस्कशन में हम फिजिक्स पार्ट 1 के पेपर ए और बी डिस्कस करेंगे और ये फर्स्ट टॉप बुक पेपर है जिसमें हमारे पास जो है वो चैप्टर्स 1 से 6 तक का सिलेबस इंक्लूड है। तो सबसे पहले पेपर ए जो है उसकी ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। जो पेपर ए है उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन 1 है वो है द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रॉड इज 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट है मीटर रॉड की वो कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन को कंफ्यूज करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है रेडियंस पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डायमेंशंस को हम ऑल्टरनेटिवली लिखते हैं और वो टी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है एम नॉट एल टी इनवर्स इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। क्वेश्चन 4 है इफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। तो किस एंगल के ऊपर ये मैग्नीट्यूड इक्वल होता है? तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी में जो मैग्नीट्यूड है वो साइन थीटा और ए डॉट बी में मैग्नीट्यूड क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस और साइन 45 डिग्री के ऊपर इक्वल होते हैं। क्वेश्चन 5 है मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डू नो वर्क इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं करती। क्वेश्चन 7 है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 8 है द सेंट्रीपिटल फोर्स इन एंगुलर फॉर्म कैन बी रिटन एज। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एंगुलर फॉर्म में हम एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो वी की जगह हम आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे और आर जो है वो उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो रेडियस है उसके स्क्वायर से उस सिंगल आर से कैंसिल होगा और एंड वी हैव एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ द मास। ये मास की कंजर्वेशन को डिस्क्राइब करती है। क्वेश्चन 10 है इफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट बिकम्स हाफ देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। हमें पता है जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर रेडियस हाफ हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन 11 है विच पैरामीटर चेंजेस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये चेंज होती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन 12 है सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिमांड करता है कि आपके पास दो फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हो बाय टू डिफरेंट बॉडीज इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। 13 है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका आंसर है क्योंकि डैम एक हाइट पे होता है और हाइट से जब वाटर फॉल करता है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन 14 है इन कंजर्वेटिव फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 15 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड इन केजी मीटर स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम जो है वो क्या है, मास है, और आर स्क्वायर जो है वो रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन 16 है द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुक टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 1:1 है क्योंकि दोनों जो है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल उसकी हाफ एम स्क्वायर के इक्वल होती है और जब हम रेशो लेते हैं तो 1:1 आता है। क्वेश्चन 17 है इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव देन द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन। हमें पता है अगर आर एक्स यानी एक्स कंपोनेंट एक रिजल्टेंट वेक्टर का नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है तो एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ए जो है वो राइट आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमें पता है हमारा जो पेपर ए है ये बेस कर रहा है बोर्ड के फुल लेंथ पेपर के ऊपर, तो इसका पैटर्न भी वैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को क्या करना है, आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है डिसाइड बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और लैम्डा की डायमेंशंस यहाँ पे पुट करके देखना है कि किस फॉर्मूले में ये डायमेंशन जब आप पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसमें जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, दिस इज द करेक्ट बिकॉज दिस इज
consistent with the dimensions. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। हमने यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशंस लिखनी है। प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डायमेंशन क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 3 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब आप वेक्टर को मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आई का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, 1 स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट है 2 स्क्वायर एंड के का कॉफिशिएंट है 3, तो 3 स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे और वेक्टर को मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड करके यूनिट वेक्टर हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन 4 है इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड हाउ वुड दिस ऑल्टर a1 क्रॉस a2। तो जब वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ही रिवर्स हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये इनकी डायरेक्शंस a1 और a2 की वो भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर इफ rx एंड ry हैव ऑपोजिट साइन। अगर हम rx और ry इनके ऑपोजिट साइंस हो जाएं, यानी इस वक्त ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हो जाएं, तो हम इनको थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे एंगल के साथ, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेंट एंगल के साथ हम इनको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन 6 है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बल्कि ये आपकी डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपके पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक है। उसमें वो आपको बताता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो a क्रॉस b आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, एंड b क्रॉस a दिस इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये a क्रॉस b किसके इक्वल आ जाता है, माइनस b क्रॉस a के। क्वेश्चन 7 है डिफाइन मोमेंट आर्म एंड राइट इट्स यूनिट। तो मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म में एक लेंथ है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट वेयर द फोर्स एक्ट्स, ये उन दोनों के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और इसके यूनिट्स क्या है, क्योंकि ये एक लेंथ है, इसको हम पोजीशन वेक्टर के तौर पे भी लिख सकते हैं, तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। क्वेश्चन 8 है शो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। ये भी हमारा जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक का, स्केलर प्रोडक्ट, उसके करेक्टरिस्टिक्स में ये पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव। यानी कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं दो वेक्टर्स की a डॉट b, जब हम b को a की जगह और a को b की जगह लिखते हैं तो इनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। ओके। क्वेश्चन 9 3 students measured the length of a needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded as 1 है 0.2145, 2 है 0.21 मीटर एंड थर्ड है 0.21 मीटर। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। हमें पता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001 मीटर। तो दिस 0.001 मीटर इज वेरी क्लोज टू ओवर थर्ड ऑप्शन 0.21 मीटर। तो हम कहेंगे कि ये 3 जो है वो करेक्ट है कि इतने डेसिमल तक ये हमें ऑब्जेक्ट की रीडिंग दे सकता है। क्वेश्चन 10 है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिक्टेट करता है कि आप सेम डायमेंशंस की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इससे हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कोई भी जो फॉर्मूला है, फिजिकल फॉर्मूला, वो करेक्ट है या नहीं है। हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को चेक करते हैं, अगर वो इक्वल है तो वो हमारा फॉर्मूला क्या करेक्ट है। हमारी बुक में इससे रिलेटेड 2 और 3 न्यूमेरिकल्स हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसको भी हम देखते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के ऊपर ये पूरा उतरता है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को चेक करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये भी हमारा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करेक्ट है। एट द मैसेज गिवन इन kg अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 19.4। आपने इतने डेसिमल प्लेसेस तक इसको लेके आना है, क्योंकि आपके पास जो लीस्ट डिजिट है इसमें वो 11.8 है, जिसमें जो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी आप डेसिमल से जो आपकी राइट साइड पे है वो 1 डिजिट होना चाहिए, जो कि 19.4 है।
डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को हम बहुत सिंपल करके इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी किसी भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन। जिसमें हम कहते हैं कि जो मीटर रॉड है उसकी जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर है, और जो स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। तो ये सारे इसके प्रिसीजन कहलाते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। यानी अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मीटर रॉड है, चाहे वो वर्नियर कैलिपर है, चाहे वो स्क्रू गेज है, तो आपने उससे जो भी ऑब्जेक्ट मेजर किया आप क्या करोगे, जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालोगे तो लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दोगे। तो लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जो आप लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू जिस ऑब्जेक्ट से हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, उसको डिवाइड करने से और फिर उसकी परसेंटेज निकालने से आती है। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स एंड मोमेंटम। मोमेंटम और इम्पल्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड, और इम्पल्स जो है वो आपको पता है, इम्पल्स जो है वो किसके इक्वल होता है? व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इम्पल्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? चेंज इन मोमेंटम। इनकी डायमेंशन आप लिख सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इनर्शिया, जिसमें जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, या तो वो रेस्ट पर है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी अगर हम इसको एक वर्ड में बताएं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा फ्रेम है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है। हम इसकी एग्जांपल में अर्थ की एग्जांपल भी लेते हैं। अर्थ जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? ऑर्बिट भी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम कहते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है तो हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। लेकिन आप इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल में लिख सकते हैं। या कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अगर आप मोशन को डिस्क्राइब करें जो कि वो रेस्ट पर हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसको हम इनर्शियल फ्रेम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। उसमें आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। क्वेश्चन 4 है, डिराइव द रिलेशन फॉर द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये बुक में रिलेशन गिवन है, उसकी मुकम्मल डेरिवेशन है। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके ये रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, आ कार एक्सेलरेट्स अलोंग अ रोड, विच फोर्स एक्चुअली मूव्स द कार। तो अगर एक गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर चल रही है तो हमें पता है कि रोड उसको क्या प्रोवाइड करती है? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से वो रिएक्शन के तौर पे आगे मूव करती है। तो फ्रिक्शन वो वाइड फोर्स है जो कि कार को एक्चुअली क्या करवा रही है? मूव करवा रही है। Calculate the work done in kilojoules in lifting a mass of 10 kg at a steady velocity through a vertical height of 10 मीटर। यहाँ पे आपको जो है मैस गिवन है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट किया गया है तो इस सर्टन हाइट के ऊपर, तो इस केस में वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा? एम जी एच वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, जिसमें आप एम की वैल्यू 10 पुट करेंगे, जी 9.8 पुट कर सकते हैं और एच जो है आपका 10 मीटर। तो आप वर्क डन यहाँ से जूल्स में कैलकुलेट करेंगे। यूनिट्स आप लिखेंगे, यूनिट्स लिखना ना भूलिए। क्वेश्चन 7 है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। दिस इज वन सिचुएशन। द सेकंड सिचुएशन इज, अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। तो ये दोनों सिचुएशन इस तरह से सिमिलर हैं क्योंकि इन दोनों केसेस में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, वर्क डन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या है? जीरो है। क्वेश्चन 8 है, इन विच केस मोर वर्क डन। पहला केस है, व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, और व्हेन अ 50 kg crate इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो फर्स्ट केस में
हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे W इज इक्वल टू mgh, तो हमारे पास 245 जॉल आएगा। और सेकंड केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू FD, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे FD, तो हमारे पास 100 जॉल आएगा। तो हम कहेंगे फर्स्ट केस में जो वर्क है इट इज ग्रेटर देन सेकंड केस। क्वेश्चन 9 है डिफाइन जॉल यूजिंग फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। तो 1 जॉल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ force of 1 Newton is applied on an object and it covers a distance of 1 meter in the direction of force। तो ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, 1 जॉल। क्वेश्चन 10 है डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक क्लोज पाथ के अंदर डिस्प्लेस करवाती हैं, तो वर्क डन जो है इस क्लोज पाथ के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलो के। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में सिचुएशन उल्टी हो जाती है और हम कहते हैं कि ऐसी फोर्सेस जब एक ऑब्जेक्ट को एक क्लोज पाथ में वर्क डन करवाती हैं तो वहां पे जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 11 है व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। हमें पता है कि जो रॉकेट जब एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, उनके साथ जब इनका कुलयन होता है तो कुलयन की वजह से हमें पता है कि हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, रगड़ इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसकी नोज कोन क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो ये एनर्जी यहाँ से आती है। डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन में हमेशा एक बात याद रखें कि दो बॉडीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन 4 है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि इसको सिंबॉलिकली हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्रॉस प्रोडक्ट है R और P का, R जो है वो पोजीशन वेक्टर और P हमारा लीनियर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम की जब हम डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से, तो हम कहेंगे कि जो इसकी डायरेक्शन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें R और P क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जब हम सर्कुलर पाथ में डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है वो उस सर्कुलर जो है लूप या प्लेन उसके क्या है, परपेंडिकुलर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नोन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वो क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक व्हील है तो इन दोनों के दरम्यान रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हमें व्हील का रेडियस गिवन है और हमें एक वेलोसिटी भी गिवन है तो हम दूसरी वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें v गिवन है और r गिवन है तो हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r। और अगर हमें r और ओमेगा गिवन है तो हम v फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है ऑन व्हाट फैक्टर्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस के ऊपर। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। मास को इंक्रीज या डिक्रीज करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि दी वेलोसिटी of a satellite which is required to move this into a circular orbit is called orbital velocity। और इसका फॉर्मूला सिंपल है जो बुक में गिवन है, v is equal to square root gm over r। क्वेश्चन 5 है गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हमारी बुक में ही है जिसमें एक डाइवर जो है वो समर सॉल्ट करता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वो किसके इक्वल होता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यानी I1 ओमेगा 1 जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है ना, I2 ओमेगा 2 जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे आता है, कांस्टेंट इस तरह से आता है कि जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, जब आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जैसे हम देखते हैं कि शुरू में जब डाइवर जो है वो बोर्ड के ऊपर होता है तो वो अपनी लेग्स और आर्म्स को फुली स्ट्रेच करता है, तो उस वक्त उसकी बॉडी का जो है वो रेडियस ज़्यादा है। तो जब वो समर सॉल्ट करने लगता है तो उस वक्त द मोमेंट ही जस्ट स्टार्ट्स समर सॉल्टिंग, तो उस वक्त उसकी लेग्स और आर्म्स फुली स्ट्रेच होते हैं
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा और एंगुलर वेलोसिटी कम। और फिर वो अपने बॉडी को क्या करता है, कर्व करता है। जब वो कर्व करता है तो रेडियस कम हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या करता है, ज़्यादा करता है। और फिर वो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम टोटल क्या रहता है, कंजर्व, क्योंकि जितना जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा उतनी ही फ्रैक्शन से जो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व। तो हम यहीं से फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करते हैं। 6 है डिफाइन डायरेक्ट फोर्स, गिव इट्स फॉर्मूला। डायरेक्ट फोर्स क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स विच वी कॉल अ ड्रैग फोर्स। तो जो ड्रैग फोर्स है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं स्टोक्स लॉ से, F इज इक्वल टू 6 बाई ईटा आर वी टी, जिसमें 6 बाय जो है वो कॉन्स्टेंट है, ईटा जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट और वी टी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज मेंट व्हेन वी से फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। विस्कोसिटी जो विस्कस का वर्ड है ये विस्कोसिटी से है, नॉन विस्कस का मतलब कि उसके अंदर जो है वो कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी उसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आइडियल फ्लूइड है। क्वेश्चन 8 है, व्हाई फोक ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। जो फोक ड्रॉपलेट होता है हमें पता है कि उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी हमने डिस्कस की हुई है वो मैस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, और उसका जो मैस है वो क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो सस्पेंड होता है एयर में। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है जिसमें हम विस्कोसिटी को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड राइट देयर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन वी कॉल इट एज अ स्केलर प्रोडक्ट। फिर आपने उसकी जो है वो एग्जांपल देनी है वर्क डन की, और उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन बी है, फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द एसआई यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो स्टोक्स लॉ यूज करके F इज इक्वल टू 6 बाई ईटा आर वी टी यूज करना है, और आपने डायमेंशन जो है वो विस्कोसिटी की निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास ईटा गिवन है, आप फोर्स को डिवाइड करेंगे 6 बाय आर वी के ऊपर, तो आपके पास जो है वो ईटा की डायमेंशन आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड डिराइव द रिलेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती, नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। फिर आपने दो बॉल्स को कंसिडर करना और उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करके आपने उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं उनका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो ये आप जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का पूरा एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद आप जो साइन थीटा वाला जो फॉर्म है उसको कॉस थीटा के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेनेंट आएगा, और आप थीटा वहां से निकाल सकते हैं टेनेंट इनवर्स करके। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन अ वेरिएबल फोर्स, एक्सप्लेन द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स जो अपनी मैग्नीट्यूड और जो है वो डायरेक्शन उसको क्या करे, चेंज करे, ऐसी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो हमारी बुक में ये एक्सप्लेनेशन गिवन है कि किस तरह से वेरिएबल फोर्स जो है वर्क डन परफॉर्म करती है। Question B, a brick of mass 2 kg is dropped from a rest position 5 meter above the ground. What is its velocity at height of 3 meter above the ground? तो ये आप वर्क डन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर ईच ब्रिक। तो यहाँ पर जो है हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करके हम उसकी हाइट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क एंड हुप। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 I इंटू ओमेगा स्केयर। फिर आप लोगों ने एक रिजिड बॉडी के लिए जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना। क्वेश्चन बी एक न्यूमेरिकल है, a gramophone record turntable accelerates from rest to an angular velocity of 45 revolutions per minute in 1.60 seconds. What is its average angular acceleration? तो आप लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन जो लो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने उसमें एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो पुट करना है,
फाइनल हमारे पास 45 है और इनिशियल 0 है, और आप जब टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। तो हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन का जो है वो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल एज द डेंसिटी ऑफ दिस इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर विद द टर्मिनल स्पीड ऑफ दिस फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो आप लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, और उस टर्मिनल वेलोसिटी को फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने उसको रीअरेंज करना है, और फिर आपने रेडियस कैलकुलेट करना है। आगे हमारे पास पेपर बी है, इसकी ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर इज द एब्सोल्यूट और लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम डायमेंशंस। तो वर्क एंड टॉर्क ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज अगेन 45 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट किस एंगल पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री। क्वेश्चन 4 है आई डॉट जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के जो होता है वो आई के इक्वल होता है, आई डॉट ए किसके इक्वल होता है, 1 के। क्वेश्चन 5 है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। सो दिस इज ओवर टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट। क्वेश्चन 6 है द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज वेरी सिंपल। डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान, जो हमारी बुक में प्रूव है, तो हम इसका आंसर ए लिखेंगे। क्वेश्चन 7 है द एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन एज फोर्स प्रोड्यूसेस द लीनियर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन 8 है व्हेन अ डिस्क ऑफ मास m रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, ये भी हमने प्रूव किया है, तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, 3/4 mv²। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड इज इक्वल टू फ्लो रेट। दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हम कहते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड है वो किसके इक्वल आएगा, फ्लो रेट। क्वेश्चन नंबर 10 है बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 11 है द डायमेंशन ऑफ mc² इज सेम एज दैट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। सो दिस इज आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन फॉर्मूला, E is equal to mc²। क्वेश्चन नंबर 12 है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज 20 मिलीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 20 का अगर हम क्यूब लें वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास 80 mm³ आएगा। क्वेश्चन 13 है द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 आई डॉट आई है। अब इसके दो आंसर यहाँ पे गिवन है, एक तो 1 है और i² है। तो हम 1 जो है वो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि दिस इज अ यूनिट वेक्टर, आई एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू i², बट i² इज ऑल्सो इक्वल टू 1 जो कि हमारी बुक की स्टेटमेंट है। तो सी इज द राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मास। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन 16 है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वर्क डन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है वो हमारे पास एक क्या आ जाती है, रेक्टेंगल आ जाती है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के इक्वल आएगा। क्वेश्चन 17 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। जिस तरह हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क है। सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। हम ये कहते हैं कि बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं हमारे फिजिक्स में जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में g है, स्प्रिंग कांस्टेंट में k है, कूलम्स लॉ में भी हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट k है। तो इन तमाम फॉर्मूलों की जो है वो हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड में देखें t इज इक्वल टू 2π, तो 2π की हम डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 2 एक नंबर है और π एक रेशो है, और रेशो की कोई डायमेंशन नहीं होती। पाई जो है वो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। तो हम यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स देके कह सकते हैं कि इस केस में हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कांस्टेंट्स हैं, और जो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर हमारे पास
2 पाई एक क्वांटिटी अपीयर हो जाए डायमेंशनलेस या रेशो जिसकी ना हो, जो एक दो क्वांटिटीज की रेशो हो, तो वहां पे हमें डायमेंशनल एनालिसिस उस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्वेश्चन 2 है शो दैट एनर्जी मास इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को इक्वेट करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन 3 है डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होता है दिस इज द पार्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट्स इफेक्टिव वैल्यू। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन एंड अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो कि हमने बुक में पढ़ा भी हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में। 4 है टू गेट द सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू नल वेक्टर व्हाट आर द कंडीशन। दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना जरूरी है उनका नल वेक्टर बनाने के लिए। क्वेश्चन 5 है इफ a इज गिवन एंड b इज आल्सो गिवन फाइंड b डॉट a। तो हम सिंपली b डॉट a करेंगे। जो i डॉट i है, i वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होकर आंसर देंगे, और जो परपेंडिकुलर है i डॉट j और i k ये जीरो आंसर देंगे। तो i डॉट 2i 2j डॉट j एंड 3k डॉट k हम इनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर हासिल कर लेंगे जो कि b डॉट a है। क्वेश्चन 6 है शो दैट एक्सप्रेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गिवन नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हमने देखना है कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at, जिसमें vi हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू 0 और vf इज द फाइनल वेलोसिटी है टाइम t। हमने इसको कहना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो लास्ट पेपर जो हमारा पेपर ए था उसकी डिस्कशन में भी मैंने इसको पॉइंट आउट किया था कि हम होमोजेनाइटी ऑफ डायमेंशन से चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन से कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है राइट टू यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगेन डायमेंशनल एनालिसिस के दो जो यूजेस हैं उसमें सबसे पहले यही है जो हमने डिस्कस किया कि हम करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला चेक करते हैं, और सेकंड इसका यूज ये है कि हमारे पास अगर कोई गिवन इन्फॉर्मेशन है तो उस गिवन इन्फॉर्मेशन से हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो अगर तीन वेक्टर्स हैं, अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो हम कहेंगे वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, जिसमें हम पहले दो वेक्टर्स जो उसकी दो साइड्स हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका तीसरे के साथ देखेंगे कि वो सम क्या देता है। तो वो इक्वल एंड क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। 9 है हाउ अ वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर वेक्टर एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। तो आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करना है। जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक जैसे आप ऐड करते हैं उसमें पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देना। क्वेश्चन 10 है शो दैट वर्क डन इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे अपनी बुक की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें एक ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स एक सर्टेन एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है। हम उस फोर्स के कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि फोर्स का हम वो वाला कंपोनेंट कंसिडर करेंगे जिसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा आएगा, जो कि प्रूव करता है कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में भी हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा आता है। क्वेश्चन 11 है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होता है? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड इम्पल्स। एंड इम्पल्स लीनियर मोमेंटम के इक्वल कैसे होता है ये हमारी बुक में ड्राइव हुआ है। हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, उसको वेलोसिटी उसकी कुछ होती है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं एफ इज इक्वल टू एम में। फिर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन उस पर यूज करते हैं चेंज इन वेलोसिटी वी आर माइनस वी आई ओवर टी। जब हम उसको एफ इज इक्वल टू एम ए सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी आता है, जो कि क्या आता है? चेंज इन मोमेंटम। तो हम इस फोर्स को जब टाइम से डिवाइड करते हैं जो डिनोमिनेटर में, तो हम कहते हैं दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पल्स, जो कि एक लार्ज फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई होगा। क्वेश्चन 12 है एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो हमें पता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर इट जस्ट हिट्स द ग्राउंड, इन पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड होती है और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी मिनिमम स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टू यूजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं? अनगाइडेड एंड
पावर्ड मिजल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिजल। तो ये शॉर्ट रेंजेस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। क्वेश्चन 2 एंड व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। तो हम ये कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में जो है वो तो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। क्वेश्चन 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें हम कहते हैं कि नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, और इन इलास्टिक कोलिजन में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एप्रिशिएबली क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। इलास्टिक कोलिजन में भी हम आइडली कहते हैं इन एन आइडियल केस व्हेन देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, so this is called elastic collision. Question 4 है show that the time rate of change of a momentum of a body equal the applied force, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन मोमेंटम जो है वो इक्वल टू हमारे पास इम्पल्स है, तो यहाँ पे भी हम वैसी डिस्कशन जो डेरिवेशन है जो मैंने आपको पहले बताई है वही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 5 है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिफाइन एज अ यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कि जब कोई फोर्स एक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्सेलरेशन को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के। तो हमारे पास F इज इक्वल टू ma एक्सप्रेशन आता है और यूनिट ऑफ फोर्स का न्यूटन है। तो क्वेश्चन 6 है डिराइव द रिलेशन फॉर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये हमारी बुक का एक इम्पोर्टेंट सा शॉर्ट सा टॉपिक है कि जब वाटर जो है वो वॉल के ऊपर स्ट्राइक होता है तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है, और जो वॉल है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाटर के ऊपर एक्सर्ट होती है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है F इज इक्वल टू mv ओवर टी आ जाता है। तो इस तरह जो है वो हम इसको डिफाइन करते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। क्वेश्चन 7 है एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन दैट ऑब्जेक्ट हैज एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड एंड इट डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव द रिलेशन। यहाँ पे हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है। जो पावर का रिलेशन है यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम उस रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारी बुक में ये प्रूव है कि हम पावर को लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करना भूल जाते हैं। यहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो जरूर अप्लाई करेंगे और हमारे पास तब ये रिलेशन क्या होगा, प्रूव होगा। क्वेश्चन 9 है डिफाइन वर्क एक्सप्लेन व्हेन इट इज मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज जीरो। तो वर्क क्या होता है हमें पता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन इट इज कॉल्ड वर्क। तो हम ये भी कहते हैं कि हम अगर फोर्स जो है किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर तो हम फोर्स का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं, और कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है 0 डिग्री के ऊपर, और वो 0 कहाँ पर होता है, वर्क 90 डिग्री के ऊपर। तो जब कॉस 90 होगा तो कॉस 90 0, वर्क 0, एंड जब कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री 1 मैक्सिमम, तो वर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। क्वेश्चन 10 है गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट व्हिच ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। जब एक गर्ल ड्रॉप करेगी कप को फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो हाइट के ऊपर उसके बाद जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो ब्रेक होगा जमीन पर आकर गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जब गिरेगा तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, और साउंड प्रोड्यूस करेगा तो एक्चुअली वो फ्लोर के साथ कोलाइड होगा, तो कोलिजन की वजह से हमारे पास हीट एनर्जी भी आएगी। तो सीक्वेंस ऐसा बनेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर है, जब फॉल करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्वेश्चन 11 है शो दैट V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हम लोगों ने एक सर्कुलर जो है वो पाथ कंसिडर करना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो हम उसका जो है वो S इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन यूज करेंगे जो हमने पहले प्रूव किया था, और उसको हम फिर डिस्प्लेसमेंट S जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी टाइम डिपेंडेंस लेके S ओवर T लीनियर वेलोसिटी आएगा और थीटा ओवर T एंगुलर वेलोसिटी आएगा, और R जो है वो कांस्टेंट रहेगा जो कि सर्कल का रेडियस है। तो इस तरह से हम उसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन 12 व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। तो ये हम लोगों ने पहले डिटेल में डिस्कस किया है कि उसने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना होता है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज और एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज, या एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 है राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन।
शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। हमें पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और पी क्या होता है, एम वी, और इनके दरमियान साइन थीटा होता है, और एंगल क्या होता है, वेलोसिटी, और हमारे पास जो आर वेक्टर है 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये साइन 91 हो जाएगा और हमारे पास एम वी आर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। तो स्विंग हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन की ये एप्लीकेशन है। हम जो है जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है तो उसकी सारी सर्फेसिस रफ होती हैं, तो हम एक सर्फेस को क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं और उसको हम प्लेन सरफेस बनाते हैं। तो उस प्लेन सरफेस के ऊपर जब हम साफ उसको करते हैं तो वहाँ पे स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है, जबकि जो रफ सरफेस है वहाँ पे स्पीड कम होती है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जब हम जो है वो उसको थ्रो करते हैं तो उसको एक तरफ प्रेशर कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो है वो प्रेशर ज़्यादा और वेलोसिटी कम है, तो ये दिस मेक्स अ प्रेशर डिफरेंस, और उसको क्या मिल जाती है, एक स्विंग मिल जाती है। तो इस तरह से हम जो है वो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में स्विंग प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 3 है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे, और फ्लूइड का होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। एक्सप्लेन क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनर फ्लो में हमें पता है कि हर पार्टिकल जो है वो दूसरे जो आगे जाने वाला पार्टिकल है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। इसमें स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, इरेगुलरिटी होती है, तो बिल्कुल वो स्ट्रीम लाइन से क्या होता है, अनलाइक लेमिनर फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होती है, इरेगुलरिटी होती है और वो अनस्टेडी होता है। क्वेश्चन 5 है, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। दो रोबोट्स हैं जो कि जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, वो कहता है कि किस तरह ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमें पता है कि जो रोबोट्स हैं उनके साइड्स की तरफ जो है वो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उनके दरमियान में जो है वो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वो क्या हो जाती है, उनके साइड्स पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। Question 6 है, explain what is meant by centripetal force and why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path. Centripetal force क्या होती है, the force which compels a body to move in a circular path. It is called a centripetal force, और इसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, Fc is equal to mv square over r, जिसको हमने डिटेल से अपनी टेक्स्ट बुक में क्या किया, डिराइव किया। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि इन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताते हैं कि जब उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो क्या कर रहे हो, जीरो हो, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। और एंगुलर मोमेंटम को हम एक्सप्लेन जो है वो क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं मैथमेटिकल भी। इसकी डेफिनेशन, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमने पहले भी बताया कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आता है। जिस तरह हम लीनियर मोमेंटम में कहते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स ना कर रही हो तो मोमेंटम क्या रहता है, लीनियर सेम रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम में हम फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर देते हैं जो उसका काउंटर पार्ट है। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहे तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और हम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिग्निफिकेंस क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, वही सिग्निफिकेंस है एंगुलर मोशन जो कि मास की लीनियर मोशन है, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास का काउंटर पार्ट है। A disk and hoop start moving down from the top of an inclined plane at the same time, which one will be moving faster on reaching the bottom। तो हमें पता है कि स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को देखना है कि इन दोनों में से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, डिस्क का या हुक का। वहाँ से आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि विच वन विल मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग दी बॉटम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर इसकी डिपेंडेंस, और ये एक्सप्रेशन जो है वो बुक में भी आपको गिवन है। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर।
लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो आप लोगों ने पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर को डिफाइन करना है, फिर आप लोगों ने ये बताना है कि एक वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं करना, यहाँ हमारा वो बुक का ही टॉपिक है कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किस तरह से वेक्टर को ऐड करना है। क्वेश्चन बी न्यूमेरिकल है, चैप्टर 3 का ये एग्जाम्पल है, ये पहले भी पेपर्स में आ चुका है, हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको आप वहाँ से भी हेल्प लेके कर सकते हैं। 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी होती है जिसमें वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलो के, और ये आपने पूरा डिस्क्राइब करना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 3 पाथ्स में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसका वर्क डन हमेशा सेम आता है। क्वेश्चन बी है, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 revolution per second is switched off. It comes to rest in 18 seconds. Assuming deceleration to be uniform, find its value. How many revolution did it turn before coming to rest? तो ये आपने जो है वो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो है वो रिलेशन से क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसकी रेवोल्यूशंस को। 7 है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन कई दफ़ा। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को सिर्फ डिफाइन करना है और उसकी 2 एग्जांपल लिखनी है, फिर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। बी में आप लोगों ने, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, इनकी मैग्नीट्यूड लिख के इनको डिवाइड करके इनका एंगल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 8 है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिराइव इट्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करनी है, इसकी डेरिवेशन डिटेल में हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, वहाँ से आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसी तरह ये न्यूमेरिकल है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल, ये न्यूमेरिकल जो है वो पेपर ए में भी मौजूद है, वहाँ पे इसकी डिस्कशन जो है वो वहाँ पे हम बता दी गई है। क्वेश्चन 9 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफाइन फ्लो रेट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप लोगों ने डिराइव करना है एक्सप्रेशन, आप लोगों ने फ्लूइड जो है वो आइडियल कंसिडर करना है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कोस हो और स्टेडी हो, और फिर आपने वहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करके फ्लो रेट को डिफाइन करने की फ्लो रेट क्या होता है। क्वेश्चन बी है, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फॉर्मूला F इज इक्वल जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों ने जी को रीअरेंज करना है, एफ आर स्क्वायर और m1 m2 को डिवाइड करना, और जी की हमारे पास डायमेंशन आ गई। तो ये थी हमारी जो है वो आज की जो फर्स्ट हाफ बुक थी, जिसमें चैप्टर 1 से 6 तक जो है वो चैप्टर्स इन्वॉल्व थे, उसकी पेपर ए और पेपर बी की डिस्कशन थी। उम्मीद है ये आपके लिए होपफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।